प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई कई सालों के बाद। उसके बाद एज़ इट वाज़ प्लान्ड वो पहले इस्लामाबाद लैंड किए, कुछ घंटे यहाँ क़याम किया, उसके बाद लाहौर गए, फिर लाहौर से वो जलसा गाह पहुँचे। जलसा गाह पर एक बड़ी तादाद मौजूद थी कारकुनान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे वहाँ पर सपोर्टर्स मौजूद थे। उनमें एक जोशो वल्वला भी नज़र आया जिसकी हम बात करते रहे कि चार्ज क्राउड होगा या ज़बरदस्ती लाया गया क्राउड होगा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। तो जो हमने देखा इस पूरे जलसे में कि चार्ज क्राउड था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, एक्टिव था। तकारीर का आगाज़ हुआ, फिर बिलाखिर नवाज शरीफ पहुँचे और उसके बाद मुख्तसर ख़िताब शहबाज शरीफ का, और फिर नवाज शरीफ साहब ने एक तवील ख़िताब किया और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो एक बहुत सालों के बाद इस तरह जलसे से ख़िताब कर रहे हैं। उन्होंने कई साल से जलसे से ख़िताब नहीं किया, लेकिन उनका जोश व वल्वला वही है, उनकी मोहब्बत अवाम के लिए वही है, उनको अवाम से भी वही रिस्पॉन्स मिलता रहा। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह थी कि वो उन्होंने दुआएं भी की, ये कहा भी कि कोई इंतकाम नहीं, मेरे दिल में अल्लाह ताला किसी से इंतकाम लेने की ख्वाहिश ना डाले। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक आध मरतबा इमरान खान साहब का नाम भी अगर उनसे निकला तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन वो यकीनन कहीं ना कहीं उनको हदफ़ तनकीद बनाते रहे, नाम लिए बग़ैर या कंपैरिजन ड्रॉ करके। और फिर उन्होंने ये भी एक बात कही कि किसी भी तरीके से आइंदा अगर इस तरह किया गया जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब निकले थे तो कौम उसको मुस्तरद करें और ऐसी कोई चीज़ दोबारा ना हो, मुल्क के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। और इसके अलावा भी कई बातें हैं जो उन्होंने की, दुआएं करवाईं और सिर्फ यही कहा कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली देखना चाहते हैं। तो जो बयानिया उनके आने से पहले बता दिया गया था उन्होंने भी स्टिक किया आज उसी बात को, और फिर केयरफुल नज़र आए कि कोई ऐसी बात जज्बात में ना निकल जाए। और उन्होंने फिर ये कहा भी कि मेरे मुँह से ऐसी कोई बात नहीं निकली। तो ये तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर बताती हैं कि अब उनका फोकस इस वक्त क्या है। लेकिन दूसरी जानिब एक जो कानूनी पहलू है वो भी मामलात साथ साथ चल रहे हैं, वहाँ पर कितना रिलीफ मुतवक्के है और क्या दोबारा वो अब जेल जाने का कोई चांस है उनका, या उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा और वो इसी तरह अब जलसे जुलूस करेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे। और फिर नारे भी जो लगवाए गए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, तो कोई चांस है उनके एक मरतबा और वज़ीर आज़म बनने? तमाम तर चीज़ें हैं और तमाम तर सवालात है। बहरहाल एक अच्छा शो पुटअप करने में पूरी कोशिशों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज कामयाब रही है और एक नई तब्दीली, एक नई सूरत हाल इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जो कहा जा रहा था वो बिलाखिर बन चुकी है। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारी सूरत हाल पर, मुस्तकबिल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ दाऊद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर माहिर कानून हैं। दोनों को वेलकम कहूँगा। आगा इकरार हारून साहब, कैसे देखते हैं सर अब ये जलसा? बड़ी बात हो रही थी मुसलसल कई दिनों से, क्या जोशो वल्वला होगा, कितनी तादाद में अवाम होगी? अब इस पर तो कोई डाउट नहीं कि तमाम तर अपने रिसोर्स इस्तेमाल किए हैं जो उनका हक़ बनता था एक यादगार इस्तकबाल बनाने के लिए, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ जमा भी किया। वो चार्ज भी थे। नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं 3 दिन पहले इस्लामाबाद से लाहौर आ गया था। मैं लाहौर में हूँ और मैं ये सारा देखने आया था कि शहर की पल्स क्या है और PMLN कहाँ खड़ी। तो 2-3 बातें मैंने जो इंट्रो में महसूस की हैं वो ये कि एक तो आपने बिल्कुल अवॉइड किया है एक लफ्ज बोलते हुए कि बड़ा जलसा था। ये हम वही लोग थे ना जो कि 20-20 हज़ार जैसे वो कहते थे कि लाखों का इज्तिमा था, ठीक है। और बड़ी कैलकुलेटेड आपने मुझे बात करने दीजिए, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मैंने तो कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं इनकारी हूँ। आपने कहा बड़ा जलसा था। आप मुझे प्लीज बात करने दें। बात यह कि नवाज शरीफ ने आज जलसा वहां से शुरू किया जहां गुजरांवाला में खत्म किया था। पहला लफ्ज उनका था, मुझे क्यों निकाला। जी जी, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने डिविएशन की है। माफी की बात उन्होंने की है और मैं ये बात मानता हूं कि जब अल्लाह ताला हमें हर गुनाह के बाद माफ कर सकता है तो इंसान को दिल में बहुत नहीं रखना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ का तल्लक एक बहुत, आपको पता है, मजहबी घराने से है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी तरबियत की भी बात की है और उसके ऊपर रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि मैं अपने दिल में अब किसी कोई, और अल्लाह से मैं डरता हूं कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई, आप कह सकते हैं कि जुल्म ना आए या बुग़्ज़ ना आए या किसी से बदला लेने की ख्वाहिश ना आए।
तो ये तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है कि मुझे क्यों निकाला, वो बिल्कुल आज मुझे लगा था कि गुजरांवाला जलसा का वहां से रीप्ले हुआ है, वहां पे जैसे केसेट रुकी होती है तो आप टच करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो हकीकतें हैं उनके मद्देनजर रखते हुए वाकई हम, मेरे ख्याल में ये मुल्क वाकई ये मुहतमिल ही नहीं हो सकता है कि अब हम एक दूसरे से बदले लेते रहें। हमें आगे चलना है। राइट। जहां जहां जलसे की बात है तो जलसे में तो उन्होंने अपने तमाम रिसोर्सेज, हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है तो उन्होंने भी किए हैं, और पूरे पाकिस्तान से वो खुद माने कि हमने लोग इकट्ठे किए हैं। उन्होंने जीबी की बात की है, उन्होंने आजाद कश्मीर की बात की है, उन्होंने तमाम सूबों की बात की। मीनिंग बाय कि पार्टी खुद ये मान रही है कि हमने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए लोग इकट्ठे किए हैं, और ये पार्टी का हक बनता था कि 6 साल के बाद जब मियां नवाज शरीफ एक जलसे से खिताब कर रहे हो तो वो अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। आप आ जाते हैं जलसे का लाहौर में पोजीशन क्या थी। मैं यानी कि ऑनेस्टली आपको ये बताऊं कि मेरा ये ख्याल था कि ये जलसा अच्छा होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज और सेंट्रल मॉडल स्कूल के आगे से ट्रैफिक आगे नहीं जा सकेगी, वहां पे चौक हो जाएगी। इसी तरह ही उधर से जो है वो न्याजी चौक पे चौक रहेगी, और जो बहुत सारी अभी गाड़ियां जो सियालकोट वगैरह से आ रही थी वो तो जो हमने देखे हैं, यानी कि वो तो मैंने नहीं, यानी कि मैं मौजूद नहीं था, मैंने एरियल व्यू देखा है कि वो पूरा पूरा जो रिंग रोड है ना जो टच करता है लाहौर को मिलाता है, वो सारा चौक था। लेकिन मेरी ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जलसा ऐसे ही होना था, इतना ही बड़ा होना था, ठीक है। बात ये है व्हाट इज टू बी डन, आगे कैसे जाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने जहां बात शुरू की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, केसेस अभी तक मौजूद होंगे हैं वहां पे, उनको भी उन्होंने फेस करना है। और उन्होंने जब बयानिए की बात की गई तो उन्होंने अपना बयानिया वही जो है अपना डेवलपमेंट का वो ला के आप हमारे हाथ से पकड़ा दिया, भाई बयानिया तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं डेवलपमेंट करता हूँ। अब डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होती है इस्लाम खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जी। ये है आज का मेरा सवाल मियां नवाज शरीफ साहब से कि बिल्कुल हम मानते हैं कि आपने हमेशा डेवलपमेंट की है, हम बिल्कुल ये मानते हैं, मुझे क्यों निकाला। और उन्होंने आज ये बात भी की है कि हम ये बार बार मुतमिल नहीं हो सकते हैं निकालने के। लेकिन आज जहां पाकिस्तान खड़ा है वहां पे पाकिस्तान में रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और बाहर से रिसोर्सेज लेकर आना, ये सबसे बड़ी बात। ये यकीनन एक बड़ा चैलेंज है और उसको वो बखूबी समझते हैं, और मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने अपने खिताब में भी बार बार ये बात कही कि हमें इनकलाब लाना है। उन्होंने ज़राअत की बात की, उन्होंने IT की बात की, IT पावर बनाने की बात की, तो ये तमाम तर चीज़ें ही अंडरस्टैंड्स वेल। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर मियां दाऊद साहब की जानिब जाऊँगा, कुछ कानूनी पहलुओं पर उनसे हम राय लेंगे, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। मियां दाऊद साहब की जानिब में बढ़ूँगा। मियां दाऊद साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद लैंड करना था, कुछ ज़रूरी कागजात उनके इस्लामाबाद में ही साइन करना ज़रूरी था, जो इतलात आ रही थी, और उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई थी कबल अज़ गिरफ़्तारी की। अब आगे मुस्तकबिल क्या है? अब तो ये आज का दिन था, ये जलसा हो गया, क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं इस वक्त जो जिनका सामना नवाज शरीफ साहब को करना पड़ सकता है या नहीं? बज़ाहिर अब कोई ऐसा मामला नहीं है, चीज़ें आसान हैं उनके लिए। 2-3 कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनका अभी सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक तो मियां नवाज शरीफ साहब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो सज़ा हुई थी, वो अपीलें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, और उनमें अब मंडे को उनकी लीगल टीम जो है उन्होंने अपीलों की बहाली की दरख्वास्त जो है वो दायर करनी है, और साथ ही जो उनकी सज़ा मअतली की ज़मानत के बाद ज़मानत मंजूर हुई थी, जिसे हम मुस्तकिल ज़मानत कहते हैं, उनकी दरख्वास्तें वो दायर करेंगे और वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि उनको मुस्तकिल ज़मानत दी जाए और उनकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर फैसला किया जाए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बाद इस बात का तयन होगा कि नवाज शरीफ साहब हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को उन दोनों मुकदमात में बरी कर देती है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर उनको बरी नहीं करते उनकी सजाएं जो है वो बरकरार रहती हैं, जो कि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो मुकदमात सारे हम सब जानते हैं कि वो जाली मुकदमात थे। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकेंगे। एक और कानूनी पेचीदगी जो शायद सामने आए वो ताहयात नाअहली वाला फैसला है
बावजूद इसके कि पार्लियामेंट ने उसकी कानून साजी करके मुद्दत का तयन कर दिया है, आइन के आर्टिकल 62F1 में नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया है 5 साल के लिए, लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि इस नुक्ते की तशरीह के लिए एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो है वो रजू करना पड़ेगा ये इस बात को तय करवाने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बालातर होगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है पार्लियामेंट ने जो कानून साजी कर दी है तरमीम करके वो बालातर होगी। तो मेरे ज़ाती राय में यही एक दो कानूनी पेचीदगियां हैं जिसका मियां नवाज शरीफ साहब को सामना करना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा मियां दाऊद साहब, क्या कोई चांस है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा जेल जाना पड़े? ये भी पॉसिबिलिटी है मियां दाऊद? ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर नवाज शरीफ साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर नहीं करती, उनकी अपीलें बहाल कर देती हैं, तो फिर मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो जेल जाना पड़े। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि जो जिन बुनियादों के ऊपर ज़मानत मंजूर की गई थी उन बुनियादों के अलावा जो एवनफील्ड रेफरेंसेस और अल अजीज़िया रेफरेंसेस के फैसले हैं वो खुद इस बात की शहादत देते हैं कि वो मुकदमात खड़े नहीं रह सकते, वो फैसले वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो क्वैश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो कानून के मुताबिक ऐसी कोई अपील जो मंजूर हो जानी हो, जिसमें प्राइमा फेशिया ये केस बनता हो कि ये अपील मंजूर हो जाएगी और सज़ा ख़त्म हो जाएगी, तो हमने ये माजी में देखा है कि अदालतें ऐसे मुल्ज़मान की सज़ा मुअत्तल करके उनकी ज़मानत जो है वो बरकरार रखती हैं और फिर उनकी अपील के हतमी फैसले तक उनकी ज़मानत जो है वो बरकरार रहती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर करेगी और उनकी ज़मानत जो है वो बरकरार रखेगी। उसके बाद फिर अपीलों के ऊपर फैसला जो है वो आएगा। तो यकीनन ये अभी एक तवील सफ़र है, पहले जो उनके एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनका मामला, फिर क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि आज नारे जो लगाए गए और जो नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी वाज़ेह थी। और ज़ाहिर है जब वो अवाम की खिदमत की बात करते हैं तो वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर सीट पर बैठ के ही ये खिदमत कर सकते हैं और ये यकीनन करना भी वो यही चाह रहे हैं। मैं आगा इकरार हारून साहब, एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा, आज उन्होंने मुआजना किया बिजली के बिलों का, रोटी की कीमत का, पेट्रोल का, वो मुआजना वो सारा का सारा अपने दौरे हुकूमत से कर रहे थे जब वो वज़ीर आज़म थे कि तब चीज़ों की कीमतें क्या थीं, उससे कंपैरिजन कर रहे थे आपका। लेकिन क्या ये जो 16 महीने की एक मुश्तरका हुकूमत थी जिसमें उनकी जमात लीड कर रही थी, उनके भाई मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जो महंगाई या चीज़ें उसमें हुई जिनका सवाल आम आदमी करता है, उसको क्या वो डिसऑन करके कम्प्लीटली मामलात को आगे चला पाएंगे? देखिए जी, ये बिल्कुल आपने एक बात ठीक है, ये बनाना होता है नैरेटिव। वो तो ये नैरेटिव आपने उनकी बात गौर से अगर सुनी होगी तो उन्हें जब वो बिल दिखा रहे थे तो वो ये भी कह रहे थे कि ये बिल उस जमाने के जब हमारे खिलाफ बाहर धरने दिए जा रहे थे और आपको पता है वो धरने कौन दे रहा था जी। तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि ये सो सारा हमारे जमाने की जो डेवलपमेंट थी उसको रिवर्स किया गया, फिर लाडला आया, लाडले ने तबाही और बर्बादी कर दी और लाडले को जब घर भेजा गया तो उसको इस हालात में भेजा गया कि उसका जो अगर ना भेजते तो अब तो जिन्होंने लेकर आए थे वो ही कह चुके हैं कि हमें लगता था मुल्क तबाह हो जाएगा। तो उनकी वो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेगी PMLN कि लाडले को इसलिए घर भेजा गया कि वो खुद कह रहे थे कि हमें लगता मुल्क तबाह हो जाएगा। तो मीनिंग बाय मुल्क के हालात इतने खराब कर दिए गए कि जब 16 महीने की हुकूमत जिनके पास आई उनके पास ऑप्शन ही नहीं रह गए थे, जिसको वो कहते हैं कि वो माइंड लगा कर गए थे, जैसे कि पेट्रोल की कीमत कम कर देना, जैसे डॉलर को लॉक कर देना। तो वो इसको इस तरह जो है वो आराम से अपना नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें उनको कोई प्रॉब्लम होगी। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने एक नैरेटिव तो पहले बिल्ड कर दिया था कि हमने रियासत बचाई है सियासत को सेक्रीफाइस करके, वो तो कहेंगे कि जी हालात ही ऐसे थे। तो ये मैं एक आपको बात बताऊं, ये सारी नैरेटिव की जो गेम है ना, ये नवाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बिग शॉट खेली है, क्योंकि मैं उनको 88 से कवर कर रहा हूँ तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। आज आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मदद करनी है तो हमसे दरूद पढ़ें, मीनिंग बाय
उन्होंने ये बात बता दी है कि मुल्क की इकोनॉमी में है कुछ नहीं, बड़ा कुछ नहीं है जिसे मैं खेल सकूं। ये तो आप और मैं दरूद पढ़ के नहुसत इस मुल्क से खत्म करेंगे तो फिर कोई ना कोई अल्लाह ताला राह पैदा करेगा और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। तो उन्होंने 2, 3, 4 प्रॉन्ग खेला है। और ये मियां नवाज शरीफ की एक नॉर्मल स्पीच से हटके मैं उनको स्पीच पे लेता हूँ, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ आप कह सकते हैं कि हमेशा आप के चैलेंज लेने वाले लोग आदमी हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ में। वेलकम बैक। आगा इकरार हरून साहब, ये बताइए कहीं आपको ये झलक उनकी तकरीर में नजर आई कि वो मोहतात थे कुछ बातों को लेकर, या वो कभी जज्बात में ना बह जाएं और कोई नाम ना लें, कोई चीज़ें ना करें, ये डेलिब्रेट था ये? अब उनका जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो मैं ये तब कहता जब उन्होंने तकरीर अपनी शुरू ही ना की होती, मुझे क्यों निकाला, वो इन्होंने बेसिकली सिम्बियोटिक कॉग्निटिव जो ह्यूमन सिस्टम है ना मेमोरी का, उसको ट्रिगर किया है। मुझे क्यों निकाला पे जो 2 नाम उन्होंने लिए थे तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं उन्हें महसूस हुई। जब उन्होंने वो मुझे क्यों निकाला, आपके जेब में सारी की सारी मेमोरी जो है वो उन्होंने रिवाइव कर दी। ये तकरीर मैं ये कहता हूँ, मैंने आपको कहा ये तकरीर मियां नवाज शरीफ की नॉर्मल तकरीर से बहुत हटके थी। और डेफिनेटली जो तकरीर लिखी गई है इसमें परसेप्टिव कॉन्सेप्ट, इसमें सेमियोटिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली इसमें ऐड किया गया है। आप मुझे बताइए जब वो इस्तेमाल किया उन्होंने मुझे क्यों निकाला, तो क्या आपको उनकी अपना गुजरांवाला वाली स्पीच सारी याद आई थी कि नहीं आ गई थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो नाम दोनों याद आ गए थे कि नहीं आ गए थे? बिल्कुल। तो फिर उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी नाम लेने की, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि असासा मैं वाकई यकीन रखता हूँ कि हम अब मजीद ये मुल्क जो है ना, इसको अपना कहते हैं ना लड़ाई मार कुटाई और एक दूसरे पे इल्जामात लगाना, ओए तू तो मैं गले पकड़ लूंगा, मैं नीचे डाल दूंगा, अब हम चल नहीं सकते हैं। अल्लाह ना सर, करे ये कोई तो हादसा मैं ना। जितनी तारीफ करें ना इस बात की, तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी ग्रूमिंग या इस तरह मुखातिब करना, फिर अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत दें, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने जो दी, और ये जो एक कदम बर्दाश्त माजी में और गाली गलोच का एक बहुत ही भोंडा कल्चर बन गया था, इसके खात्मे की अगर आज बुनियाद डाली है, मेरे ख्याल से तो ये बड़ा काबिल तारीफ है। हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर इजाजत आप दे तो। उन्होंने अपने वर्कर को भी ये मैसेज दिया है कि लड़ना नहीं है, माफ कर देना है, कोई अगर बुरी बात करता है, अगर गाली निकालता है तो जवाब भी देना है। आपने ये बात शायद जी जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। मीनिंग बाय के जो हम डर रहे हैं, जो हमें खौफ है कि अपना जो लाडला था मुल्क को वहां पे ले गया था कि भाई ने भाई को कत्ल करने के तैयार हो जाता था, ठीक है, तो उन्होंने अपने वर्कर को एक मैसेज भेजा है कि ये हरकत नहीं करनी है, क्योंकि मुल्क में हम केओटिक सिचुएशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें मजहबी टच देके ना उन्होंने मजहब को इस्तेमाल करते हुए कि माफ करो, अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद करता है, ये कहा अपने वर्कर को कि भाई आपने उनको कुछ नहीं कहना है जी, ताकि मुल्क में हालात खराब ना हो। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप मिस नहीं करना चाहिए उनकी स्पीच में। सॉरी मैंने आपको बीच में काटा। नहीं सर, बिल्कुल बात आपकी आ गई। मैं मियां दाऊद साहब की जानिब वापस बढ़ूंगा। मियां दाऊद साहब, अब एक जो हम तारीफ़ कर दी, बहुत अच्छा शो पुटअप किया, चार्ज क्राउड था, बातें अच्छी की, ये पॉजिटिव हैं, ये रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान के लिए कि मतलब गाली गलोच, अदम बर्दाश्त ख़त्म हो, फोकस हो, पॉलिसीज़ हों। उन्होंने रियासत के सतूनों की बात की, ये इट इज़ रिक्वायर्ड, ये बड़ा ज़रूरी है कि इसी तरह किया जाए। फिर इंतकाम, जो एक हम एहतसाब और इंतकाम के चक्कर में पड़ते हैं, और वो एहतसाब नहीं होता, इंतकाम होता है, जो कि सारे मामलात को ख़राब करता है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर देखा जाए तो कांटे का मुकाबला या सियासी जो इलेक्शन कैंपेन है वो तो आइडियल बनती है लेवल प्लेइंग फील्ड पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हों, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हों, तो फिर एक कांटे का मुकाबला हो, बात समझ में भी आती है। मैं अदर वे राउंड आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से उनको भी कोई रिलीफ मिलता हुआ, या उनको भी बाहर आता हुआ, या कुछ चीज़ें इस तरह की देख रहे हैं, या उनके कसूर और गुनाह इतने बड़े हैं कि वो शायद इतनी जल्दी अब बाहर नहीं आ पाएंगे? देखिए, कसूर और गुनाह तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एक ऐसा शख्स और एक ऐसी जमात जिसके बारे में तमाम ठोस सबूत सामने आ चुके हों कि उन्होंने बैरूनी ताकतों के इशारों के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ जो है साजिश करके, बगावत करके, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला करके पाकिस्तान के अंदर बगावत करने की कोशिश की, और कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो दाव पर
ना लगे, बल्कि हर मुमकिन हुआ कोशिश करते रहे। उनके जो जमात के लोग हैं उनके बयानात और इंटरव्यूज आप उठाकर देख लें, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। और अगर उन इंटरव्यूज को आप माइनस भी कर दें तो खुद इमरान खान साहब की अपनी तकारीर जो है वो इस बात का इशारा करती हैं कि वो बैरूनी एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान को मिस्र, शाम और श्रीलंका जैसी सूरत हाल जो है वो बनाना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद इससे भी बालातर होकर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के जो लीगल टीम है वो बहुत अच्छे काबिल वकला हैं। वो उनके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, उनको स्पीडीली अदालत में ट्रायल करवाएं और इमरान खान साहब को बरी करवाएं और उनको लेकर आए इलेक्शन में। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इलेक्शन में बराबर का जो है वो मुकाबला होना चाहिए। लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं है कि चूंकि जी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है, तो इसकी वजह से उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाए या उन मुकदमात को शक की नज़र से देखा जाए। वो मुकदमात तो बड़े जैनवन हैं। साइफर का मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह है, ठोस है, डॉक्यूमेंटेड है। अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो बड़ा डॉक्यूमेंटेड है, वाज़ेह है, ठोस है। और जो 9 मई के वाक़यात हैं और जो ज़मान पार्क के बाहर पुलिस के ऊपर पेट्रोल बमों से हमला करने के वाक़यात हैं और फिर वहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के जो सबूत हैं वो तो मौजूद है ना। उन मुकदमात को इमरान खान साहब जल्दी जल्दी निपटाए और आकर इलेक्शन में मुकाबला कर लें। लेकिन इन इंतखाबात लड़ने दिए जाए, हम मुकाबले में नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड में, इस कार्ड को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो आप समझते हैं कि है लेवल प्लेइंग फील्ड वैसे ओवरऑल, नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर पार्टी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये बात एक उस सियासी जमात की नहीं है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब तनकीद के निश्तर बरसा रही है ना। वो भी तो बात कर रहे हैं कि जी लाया जा रहा है, डील का हिस्सा है, ये है, वो है, ये भी तो सारी बातें चल रही हैं ना। तो ओवरऑल क्या सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो ये बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसमें ऐसी अगर किसी को किसी भी सियासी जमात को, जैसे आपने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, अगर वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं दी जा रही, तो उन्हें स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये वो हल्का है, ये वो जगह है, ये वो पॉलिसी है, ये वो तर्ज अमल है किसी अदारे का, इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का, फौज का, किसी सरकारी महकमे का, जिसकी वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन सिर्फ एक इल्ज़ाम तराशी करना, ये अपनी सियासी जमात का बयानिया बनाने की हद तक या एक मोमेंटम बनाने की हद तक तो हो सकता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अपने अपने माजी की कारकर्दगी और गुनाहों का बैगेज साथ लेकर उनके लिए उनके मुताबिक जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। अगर किसी सियासी जमात ने मियां साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं बिल्कुल सर, पॉइंट वेल टेकन। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीनन अब आने वाले दिन बताएंगे कि कानूनी पहलू किस तरफ जाते हैं और सियासत और पब्लिक का रिस्पॉन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए किस तरफ जाता है। दुआ गो है कि जो मुल्क के लिए बेहतर है वो हो। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए।